नमस्कार इंडिया की आज रात की इस विशेष चर्चा के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के शुरुआत के अंदर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर सभी के लिए मंगल कामना और साथ साथ भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के ऊपर भी मंगल कामना, शुभकामनाएं बहुत बहुत। हम पहले से जब बचपन में सुनाने गाया भी करते थे स्कूल के अंदर। मुझे याद है 69, 70, 71 के अंदर गाना गवाया जाया करता था हमसे कि आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन दो फूल खिले हैं, आज का दिन है महान बड़ा महान, जय जवान जय किसान, इस टाइप का गाना हुआ करता था। पर चलिए आप सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीति में बट गई और साथ साथ जहां महात्मा गांधी के साथ साथ बड़ा दुख का विषय के ठीक है, अगर आपकी हो सकता है किसी की मानसिकता किसी और के साथ जुड़ी हो, लेकिन इस प्रकार के संदेश मेरे ख्याल से हिंसावादी संदेश देना तो शायद ठीक रहता। पर चलिए आज की जो विषय चर्चा हमने जो बुलाई है वो बुलाई है कि राजनीति के अंदर, क्योंकि मैं भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर देखता रहता है तो उस ग्रुप के अंदर देखता हूं कि अमूमन लोग विशेष रूप से जो कि ब्राह्मण समाज से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग कहीं ना कहीं राजनीति में किसी के पिछलग्गू बने हुए हैं। कोई बीजेपी का नाम लेकर लड़ने लगेगा, कोई कांग्रेस का नाम लेकर लड़ने लगेगा और आखिर में पता पड़ता है धीरे धीरे एक एक आदमी छोड़ता चला जाता है क्योंकि उनकी विचारधारा से वो सारी की सारी चीजें मैच नहीं करती। और ग्रुप किसका होता है? वो ग्रुप ना भाजपा का होता ना कांग्रेस का होता, वो ग्रुप होता ब्राह्मणों का। अब देख लीजिए ब्राह्मण ग्रुप के अंदर राजनीति, ब्राह्मण ग्रुप के ऊपर नेताओं को लेकर लड़ाई। अगर बेहतर होता उससे बेहतर कहते ना मंथन करते, अगर चर्चाएं होती और चर्चाएं अगर कहीं ना कहीं ब्राह्मण से संबंधित होती, सनातन से संबंधित होती, तो शायद मथने के बाद मक्खन निकलने के चांसेस हो जाते। पर चलिए इससे पहले कि मैं चर्चा प्रारंभ करूं मैं एक बात फिर कह दूं, क्योंकि मैंने एक बार जब पहले कार्यक्रम किया था कुछ लोग थे जिनको एंकरिंग पसंद नहीं आई थी या मेरा अंदाज पसंद नहीं था। बहुत सीधी सी बात ये, अगर आप में से भी, क्योंकि मुझे वास्तव में कुछ नहीं आता, मैं तो कहते ना कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो मैं तो सिर्फ दिल बहलाने वाली चीज, अगर आप में से कोई भी ये मौका लेना चाहे, ये मौका अगर शुरुआत करना चाहे, तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी होगी आप लोगों की एंकरिंग के अंदर, आप लोग होस्ट बने, आप एंकर बने और उसके अंदर मुझे सुनना और जवाब देना। आप में से कोई भी प्लीज। पीके जी, भारद्वाज जी, मेरी तरफ से तो आप ही एंकरिंग करें। चलिए अब मैं शुरुआत करूं। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बोला, मौन को स्वीकृति मान लेनी चाहिए, हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। हो सकता है इनमें से भी अगर किसी को पसंद ना हो और जवाब नहीं दिया, वो जाने, झेलिए अब मुझे कम से कम अगले लगभग 30 मिनट के लिए। अब चलिए आज की चर्चा में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पीके सारस्वत साहब का हार्दिक अभिनंदन। विवेक शर्मा नजफगढ़ से, हालांकि आप भी ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर मैं चर्चा करूं, क्योंकि न्यूज चैनल के ऊपर चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता रखते ही हैं। अश्वनी सारस्वत साहब उत्तर प्रदेश नोएडा से, अश्वनी सारस्वत साहब अपनी मानसिकताएं बताएं, लेकिन क्योंकि मानसिकता चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, लेकिन चर्चा होगी कि उससे निकलकर अब पुराना जमाना यदि छोड़ दिया जाए, जब ब्राह्मण केवल दूसरों के लिए कामना करते थे, जब ब्राह्मण केवल दूसरों के लिए घंटी बजाते थे, जब ब्राह्मण अपने घर में दीपावली ना पूज के यजमान के घर में पूजन कर रहा होता था। अब थोड़ा सा कहा गया कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार अगर थोड़ा थोड़ा बदल जाए तो ज्यादा अच्छा। और मेरे साथ पंजाब से संदीप कुमारिया साहब, संदीप जी आपका भी हार्दिक अभिनंदन, और बाकी कोई लोग जोड़ नहीं पाए हैं, जो भी आपका भी हार्दिक अभिनंदन। अब मैं शुरुआत संदीप जी आप ही से शुरू कर दूं, क्योंकि आप सुधीर ये तो सब दिल्ली के आसपास के, दिल्ली या दिल्ली के पास से, आप पंजाब से हैं, क्या सोचते हैं? मैं फोकस जो करना चाहूंगा वो यही करना चाहूंगा कि बजाय हम कांग्रेस बीजेपी में बटे रहे, बजाय आप कांग्रेस बीजेपी करके लड़ते रहे, बजाय इस कांग्रेस बीजेपी के नाम पे एक दूसरे के मनों के अंदर खिंचाव आ जाए, क्यों नहीं आप लोग अपने लिए काम करते, क्यों नहीं आप लोग अपने समाज करते, और क्यों नहीं आप बजाय किसी से टिकट मांगने के स्वयं इलेक्शन में उतरते। संदीप कुमारिया साहब जी, पहले तो सब आपको और सब ब्राह्मण सदस्यों को मेरा संदीप कुमारिया अमृतसर पंजाब से बहुत बहुत नमस्कार और आपका अभिनंदन सभी सदस्यों का। आपने जो विषय उठाया है कि कांग्रेस और ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण संगठन है, जो मंच तैयार किए गए हैं, उसमें राजनीति की कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
और मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूं कि मुझे एक दो ग्रुप ऐसे छोड़ने पड़े, मजबूर होकर छोड़ने पड़े, जिसमें मैंने काफी कार्यकर्ता भी जोड़े, ब्राह्मण संगठन के सदस्य भी जोड़े। ठीक है, मैं एक ब्राह्मण की बात रखने वाला, ब्राह्मण को या ब्राह्मण को स्थापित करने की बात करने के लिए मैं ज्यादा उत्सुक हूं, मगर कुछ सदस्य एडमंड थे, बिल्कुल पक्के थे कि मैं बीजेपी की बात करूंगा, मैं कांग्रेस की बात करूंगा। मैंने दोनों तरफ के लोगों से बहुत याचना की कि ये चीज ना हो। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण विलुप्त क्यों हो रहा है? पहला तो ब्राह्मण की परिभाषा जो है वो नई सिरे से, आज के टाइम के अनुसार नए सिरे से गढ़ी जानी चाहिए। नए सिरे से ये मेरी थोड़ी सी दृष्टता है कि मैं नए सिरे से कह रहा हूं, मगर वो चूंकि जिस शीशे के ऊपर धूल पड़ जाती है तो वो फिर आईना जो है, जिस आईने के ऊपर धूल पड़ जाती है उसमें आपका अक्स नजर नहीं आता, वो किसी काम का नहीं रहता। तो ब्रह्म तत्व या ब्राह्मण जो जिस तत्व से बना हुआ है, उसके आईने के ऊपर धूल समय के कई आक्रमणकारियों के कारण, पिछली सत्ताओं के कारण, राजनीति के कारण, ब्राह्मण के कम परसेंटेज होने के कारण, लोकतंत्र में खामियां होने के कारण, सिर हमारे कम होने के कारण ब्राह्मणवाद को गालियां देने का एक जरिया बनाया गया ना, जबकि ब्राह्मण का जो असली उसका अस्तित्व था और उसकी विचारधारा थी, उस पे धूल पड़ गई। आज जो हमने कार्यक्रम, ये जो मुझे मंच मिला, बाई चांस ही मिला, भगवान परशुराम जी की कृपा से ये मंच मिला, तो मैंने उसको यूज करने की कोशिश की, और भगवत कृपा से आगे विवेक जी और आप सर और राजेश जी और अच्छे लोग जो हैं, वो विचारशील लोग आगे बढ़ते गए। मेरे और विवेक जी से तो संबंध बड़े, हम शाम को रोज चर्चा करते हैं, 3 घंटा चर्चा करते हैं कि ये जो ब्राह्मण तत्व है, ये पहले तो लोगों को समझा, हमारे ही ब्राह्मण समाज के लोग ब्राह्मण तत्व को भूल गए हैं। ये जो ग्लोबलाइजेशन हुई है, ब्राह्मण तत्व जो तत्व है वो भूल गए हैं, और हमारे जो 97% भाई लोग हैं वो भी भूल गए हैं। अब ब्राह्मणों की जो दशा हो चुकी है, वो क्योंकि अपना वो खुद का भूल गए हैं। संदीप जी, संदीप जी, मैं आपको रोकूंगा, माफी के साथ रोकूंगा, क्योंकि समय सीमित है यहाँ पर। मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो हो चुकी है, कहते हैं बीती दाही बिसार दे, और वो कहते हैं ना कि सच कहूं तो आपके चेहरे पर धूल है और दोष दर्पण को देना फिजूल है। तो इधर उधर की बातें नहीं, मेरा सीधा जो हो गया उसको छोड़ दो, बीती दाही बिछा दे। आगे क्या हो, हमें क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, कैसे इस राजनीतिक चंगुल से निकलना है, कैसे आप अपनी महत्ता कि हाँ मैं भी कुछ था नहीं, मैं कुछ हूं, आपने अभी कहा ना, तो वो कैसे, उसके लिए अगर कोई फॉर्मूला, उसके लिए आप क्या सोचते हैं, कैसे निकला जाए? मेरा निवेदन संदीप जी आपसे, फिर मैं विवेक जी के पास जाता हूं। सर तो पहले जो हमारा ब्राह्मण तत्व है उसको परिभाषित करने की जरूरत है जी। परिभाषित तो हुआ है, किताबों में तो परिभाषित हुआ है, मगर लोगों में, जनमानस में, ब्राह्मण जनमानस में वो परिभाषा दूसरित हो गई है। ठीक, वो प्रभावित हो गए हैं, और जो कम्युनिटीज हैं उनकी जो विचारधाराएं हैं उनसे वो प्रभावित हो गए हैं। कुछ कारण हमारे राजनीतिक दलों के भी रहे हैं, किसी भी तरह से उन्होंने जो ब्राह्मण विचारधारा को उभरने नहीं दिया। हमने बड़ी कोशिश से, मैं स्पष्ट गोई से बात करना चाहता हूं कि 2 ही राष्ट्रीय दल हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, जिनमें ब्राह्मणों का प्रभुत्व था जी। ये वोट की राजनीति के कारण कांग्रेस ने ब्राह्मणों को राजीव गांधी के टाइम पे त्रिपाठी जी को, कमलापति त्रिपाठी जी को यूपी से बाहर जब से निकाला है, तब से कांग्रेस भी बाहर निकल गई है। ठीक है संदीप जी, मैं ये एक प्रश्न है। दूसरी बार लोगों ने बीजेपी को चुना, ब्राह्मणों ने बीजेपी को चुना कि ये हमारी बात सुनेगी, और जो ब्राह्मण ये उसमें कोई लालच नहीं था, लालच केवल इतना था
कि हमारा जो ब्रह्म तत्व जो हमें उसको फलने फूलने नहीं दे रहा, बीजेपी फलने फूलने देगी। मगर अंत वही हुआ कांग्रेस का भी, वो भी राजनीति की वोटों में फंस गई। ठीक ये है लोकतंत्र की विडंबना है। मैं लोकतंत्र की विडंबना है संदीप जी। ठीक है संदीप जी। विवेक जी, अभी जैसा संदीप जी कह रहे थे बार बार कि हमने पहले कांग्रेस के ऊपर भरोसा करा, फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करा। कुल मिलाकर बात यह कि आपने सब पर भरोसा किया, लेकिन अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं? क्यों अपने अस्तित्व को छुपाया? क्यों इन राजनीतिक दलों के पिछलग्गू लगे? और अब जो फिर वही सवाल, जो होना था वो हो गया। अब उनके चंगुल से क्या कभी निकल पाएंगे या ऐसे ही दूसरों के लिए घंटियां बजाते रहेंगे? विवेक शर्मा साहब। सबसे पहले सभी को नमस्कार, सभी को महात्मा गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की सभी से निवेदन है, कृपया 2 से 2.5 मिनट में अपने अपने जवाब पूरे करें, वरना वहां तक आगे तक पहुंच नहीं पाएंगे लास्ट तक। जी विवेक जी शुरू करें प्लीज। कुलदीप जी, आपको बहुत अच्छी तरह याद है, मैं विषय को थोड़ा सा घुमाऊंगा। घुमाने का मतलब ये नहीं कि मैं चर्चा को अलग कर रहा हूँ। आपको बहुत अच्छी तरह याद है, जब मैं 2018 में आपसे जुड़ा था, मैं ये सोच करके जुड़ा था, ये समझ करके जुड़ा था कि ब्राह्मण समाज आपके नेतृत्व में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तहत हमने ये निर्णय लिया था कि हम अलग से कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। उसका कारण ही ये था कि हम ब्राह्मण समाज को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले अपने को लेकर के चलेंगे। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस जो मैं देख रहा हूं पिछले 3 साल का, फला आदमी को मैंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी को कोऑर्डिनेटर बना दिया। होता क्या है, वो अपना नया झंडा स्थापित कर लेता है, नई परशुराम दल बना लेता है, राष्ट्रीय परशुराम सेना बना लेता है, अखिल भारतीय सारस्वत समाज बना लेता है, अखिल भारतीय भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा बना लेता है। तो ये जो विखंडन होता जा रहा है हमारे समाज के अंदर, विभिन्न प्रकार की 10,000 संस्थाएं हमारे समाज की बन गई, तो वो राजनेताओं को भी ये पता है कि ये एक समाज इकट्ठा नहीं हो सकता। अब मैं आता हूं पॉइंट पे, जब हमें ये पता है कि लखनऊ में 4.5 लाख ब्राह्मण हैं और रायबरेली और अमेठी में भी 4-4, 3-3 लाख ब्राह्मण हैं, क्यों हम सोनिया गांधी के चटुकारता बनते हैं? क्यों हम राजनाथ सिंह के चटुकार बनते हैं? क्यों नहीं उनको वोट के टाइम पे जब कहते हैं कि 4.5 लाख ब्राह्मण है, आप काम करिए, हमारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करिए, हमारे SC ST एक्ट को हटाइए। क्योंकि हम वहां जाकर के वोट देते समय हम ये सोच लेते हैं कि राजनाथ सिंह हमारा काम करेगा, या सोनिया गांधी हमारा काम करेगी, या प्रियंका गांधी हमारा काम करेगी। जब तक हम अपने वोट बैंक को मजबूत नहीं करेंगे, साथ ही साथ जितनी भी ब्राह्मण संस्थाएं हैं एक संस्था के बैनर के तले नहीं आएंगी, और हम अपने इंस्टीट्यूट से निकल करके ब्राह्मणों को तैयार नहीं करेंगे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से या किसी भी संस्था से, मैं केवल अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ऐसी एक संस्था आगे आए जो अपने संस्कारों से, अपने उससे तैयार करे, ताकि वो विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे और हमारी बात को आगे रखें। चाहे हमारे 2 ही MP बने, चाहे हमारे 3 ही काउंसलर बने, लेकिन वो भविष्य के लिए हमारी एक ऐसी नींव मजबूत कर देंगे कि ये जितनी भी पार्टियां हैं फिर हमारे पीछे आएंगी, हम इनके पीछे जाएंगे। बस, धन्यवाद। ठीक है विवेक जी। अश्वनी जी, आप कहां तक सहमत है विवेक जी की बात से? मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए, और मैं फिर पीछे की तरफ सिर्फ झांकिए जरूर, लेकिन आगे का रास्ता क्या हो सकता है, क्या सुझाव हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, उस पर भी चर्चा करते चले। अश्वनी सारस्वत, मैं विवेक जी की काफी बातों से सहमत हूँ। जो लोग अपना नया संगठन बना लेते हैं जोश में, वो संगठन बनाने के बाद कुछ लोगों को तो जोड़ पाते हैं, लेकिन आगे फिर जोड़ना बंद कर देते हैं और वहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं, जो कि गलत है। एक संगठन जब बन रहा है, जो एक संगठन चल रहा है, तो उसी संगठन में मिलकर काम करना चाहिए, उसको मजबूत बनाना चाहिए और उसी के तहत काम करना चाहिए, ना कि हम लोग नए नए संगठन के चक्कर में पड़ जाएं कि फलाना संगठन बना दिया, ये संगठन बना दिया, ये सेना बना दी, वो सेना बना दी। वो टूट टूट का काम होता है, वो 2 जो लोग भी ना इकट्ठे नहीं हो पाते। मेरा मानना तो ये कि सबको इकट्ठा होके एक पैर के भी कहते हैं ना, एक पैर के पीछे सबका पैर, तो एक के पीछे चलना चाहिए, उससे ही से सभी का कल्याण है। लेकिन अश्विनी जी, सवाल वही है ना, आप लोगों के ग्रुप के अंदर होता क्या है वो ठीक है, होना क्या चाहिए वो भी ठीक है, लेकिन होगा क्या? सवाल तो ये है ना अश्विनी जी। मैं आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर देता हूं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने ये मुद्दा उठाया कि वहां आप लोग बीजेपी कांग्रेस के अंदर तो करते रहे और अनेकों बार समझाने का भी प्रयास किया, आप रहे हो या विवेक जी रहे हो, कम से कम या कोई भी रहे हो, सब लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं समझते। ये जो मानसिकता है
आप लोगों की जो समाज की, जो ब्राह्मण समाज की, क्योंकि यहाँ मैं चर्चा ब्राह्मण समाज की कर रहा हूँ, ये जो मानसिकता है जिसको गुलामी, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन ये जो गुलामी वाली मानसिकता है या दूसरे केवल यजमान के लिए घंटी बजाने वाली मानसिकता है, इससे निकला कैसे जाएगा? सवाल तो ये है ना। वैसे वो कहा गया ना कुंवर बेचैन बेचैन की कविता कि सारी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात होगी, और तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात होगी। चलने को तो बैसाखियों पर भी चल लेते हैं लोग, मगर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात होगी। तो ये कुछ जरा भी साथ देने के लिए क्यों तैयार नहीं होते आपके समाज के लोग, और इससे कैसे पार पाया जाए? या ऐसे रोते रहेंगे समाज, जो भी चर्चा हो जाएगी थोड़ी बहुत चर्चा के बाद, आप अपने घर ठीक है, मैं अपने घर ठीक हूँ, पीके जी अपने घर ठीक है, यही कुछ रहेगा सोनी जी? मैंने विवेक जी ने और पीके जी ने बड़ी मेहनत की थी। उत्तर प्रदेश में काफी लोगों को जोड़ा था, राजस्थान में जोड़ा था, इवन पंजाब में जोड़ा था, हर जगह जोड़ा था। लेकिन एक बार जुड़ने के बाद में फिर लोग छिटकने लगते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं जग जाती हैं। एक तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी होती है उनमें कि भाई हम लोगों को काउंसलर बनना, हम लोगों को एमएलए बनना, हम लोगों को ये करना है। तो तो किसने रोका महत्वाकांक्षा के काउंसलर कारण बनने से? अश्वनी जी एक मिनट, किसने रोका काउंसलर बनने से? वो जब टिकट मांगते रहते हैं, जब इधर उधर और पार्टियों में जाकर चंदा देकर टिकट लेकर आते हैं विधायक का या काउंसलर या किसी भी चीज का, तो वो उतनी जो है सम्मान आपके किसी ब्राह्मण संगठन को क्यों नहीं दे देते? सवाल तो ये है ना। वोट है, क्योंकि इतनी कलाकारी तो आपके अंदर है कि आप अपनी वोट है। क्षत्रियों को कैसे लुभाना है आपको मालूम है। आता हूं संदीप जी, क्षत्रियों को कैसे लुभाना आपको मालूम है, दलित समाज को कैसे आकर्षित करना आपके पास है, वो वैश्य समाज को कैसे करना, ये सारी कलाकारी तो आप लोगों के पास है। तो क्यों नहीं उन्हें विश्वास दिलाते कि अब तुमने सबको आजमाया, एक बार ब्राह्मण सभा को भी आजमाना? आपकी बात एकदम 100% सही है, लेकिन क्या है कि आपस में एक न होना सबसे बड़ी बीमारी है। ब्राह्मण ब्राह्मण आपस में एक नहीं हो रहे, और पूरे यूपी में एक नहीं हो रहे। कभी कहीं पे किसी को बुलाया जाता है, कभी किसी को बुलाया जाता है, कभी किसी को बुलाया जाता है, मतलब इकट्ठे नहीं हो पा रहे। और इकट्ठे न होने का कारण के ज्यादा बुद्धि है और ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए इकट्ठे नहीं हो पाते। ठीक है सुनील जी, कुल मिलाकर अति हर चीज की बुरी होती है, आप कहना ये चाह रहे हैं। जी पीके जी साहब जी। इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें, तो फिर इन सारी चर्चाओं का, इन सभा बनाने का, संगठन बनाने का, एक दूसरे के पीछे रोज फोन करने का फिर क्या फायदा? फिर तो सीधे सीधे आप लोगों की, मेरी जहां जिसकी मानसिकता है कांग्रेस की, बीजेपी की, उन्हीं के साथ जुड़े रहे, वही मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। जब हमारे अंदर ये क्षमता ही नहीं कि हम अपना कुछ कर दिखाएं, अपने बारे में कुछ करें। मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं शायद इस विषय के अंदर, जैसे आपने अभी चर्चा किन्हीं ने की थी, शायद विवेक जी ने किन्हीं ने, कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड से संबंधित, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड से संबंधित, चलिए अब पंजाब के अंदर बन गया भलाई बोर्ड, उससे पहले हिमाचल में सबसे पहले बना था, आंध्रा में हो गया, तो क्यों नहीं आपके लोग एकत्रित होकर, अब तो चुनाव का दौर है, चले जाए उत्तर प्रदेश, मांगिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, चले जाए उत्तराखंड, मांगिए कल्याण बोर्ड, क्यों नहीं मांगते? पीके भारद्वाज जी ऐसे है कि चर्चा तो बहुत अच्छी है, आज आपने ब्राह्मण संगठनों के ऊपर चर्चा रखी है, और ये चर्चा में जहाँ भी कभी इस तरह का मुझे मौका मिलता है कि ब्राह्मण सभा के लिए बोलना पड़े, तो वहाँ पर मेरी पहली शर्त ये होगी, कोई भी पॉलिटिकल दल का नेता हमारे मंच को साझा नहीं करे जी। अगर हम किसी भी पॉलिटिकल दल के नेता को मंच साझा करने को देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके साथ जुड़ रहे हैं और वो हमारे वोट का पूरा फायदा उठाएगा जी। लेकिन अगर हम ऐसा करना बंद कर इतना ही दें, नहीं है किसी को पीके जी, मैं राजनीति- एक मिनट आपको रोकूंगा। सारस्वत साहब, आपको भी मालूम है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जो नियम है उसके अंदर वही है ना। और होता क्या बाकी के संगठन, आप लोग तो मंच पर नहीं आने देते चुने हुए प्रतिनिधि को, लेकिन होता क्या है, एक तरफ ब्राह्मण संगठन मांग करते हैं कि आरक्षण हटाया जाए, आरक्षण हटाया जाए, वहीं दूसरी तरफ मंच पर बुलाकर उन्हीं नेताओं को माला पहनाई जाती है जो संसद में आरक्षण के पक्ष में मतदान करते हैं। सर मैं यही यही बात है ना आपको सर, कहना चाह रहा हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जहां भी मंच मैंने साझा किया है, वहां पर आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने किसी भी पॉलिटिकल लीडर को उस मंच पर नहीं आने दिया है। मेरी पहली कोशिश होती है कि आप ब्राह्मणों के लिए क्या करोगे, एक तो बात ये बता दो, अगर आपने कुछ नहीं करना है तो आप हमसे वोट मांगने के हकदार भी नहीं है। लेकिन जब तक हम इस तरह की बातें, सभी संगठन, पहली बात तो यह है कि इतने सारे संगठनों की हमें जरूरत नहीं है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहा है, और आपको बताऊं इसकी एक संगठन जो है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रही है, नेशनल लेवल पे भी काम कर रही है। जब हम इतने अच्छे संगठन में काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए,
दूसरे संगठनों को मत बनाइए। जितना ज्यादा संगठन बनाएंगे उतनी ज्यादा हम लोगों में फूट पड़ेगी। आप कहेंगे मैं आपके मंच पे। सारस्वत साहब, ये चीज भी थोड़ा जी। सा बताइए मुझे कि लोग एक से निकल के दूसरा संगठन बना लेते हैं, उसी में से कोई जी। निकल के तीसरा संगठन बना लेता है। तो मुझे सीधा सीधा ये बताइए कि क्या अलग होने के बाद उन्होंने कुछ विशेष किया समाज के लिए, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अलग या बनाने केवल का समाज का मतलब किसी को नुकसान राष्ट्र, पहुंचाया? बिल्कुल वो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और सिर्फ अपनी मूछें तानने के लिए कि मैं अध्यक्ष बन गया, मैं महासचिव बन गया, मैं सेक्रेटरी बन गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उनको कोई नहीं पूछता, 4-5 लोगों के अलावा उनको कोई जानता भी नहीं है। मैं आपको अभी विवेक जी की बात का समर्थन करते हुए एक बात बता रहा हूँ। विवेक जी ने भी बोला कि 5,948 संगठन है इंडिया के अंदर जो रजिस्टर्ड है ब्राह्मणों के। मैं इन सारे अध्यक्षों को अगर ये फोन करके बोलूँ ना कि भाई आप 10 आदमी को लेके जंतर मंतर पा जाओ ऑल इंडिया से, तो अगर 5,000 अध्यक्ष हैं इंडिया के अंदर, तो उनके साथ अगर 10,000 लोग जुड़ते हैं तो 5 लाख बंदा हो गया। आप ये देखो, 5 लाख बंदों की बहुत बड़ी भीड़ होती है। छोटा सा संगठन अगर इतना सा काम कर ले तो हम सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बना सकते हैं। और 100% श्योर है कि हमारी बात की सरकार सुनेगी। आज किसान आंदोलन क्यों आगे बढ़ा हुआ है, जाटों का आंदोलन क्यों आगे चल जाता है, SC ST का आंदोलन क्यों आगे चल जाता है, क्योंकि उन लोगों में यूनिटी है। और हम ब्राह्मण लोग, अभी मंच पे मैं किसी से कुछ बोल दूंगा तो शायद वो अगली मीटिंग में अटेंड नहीं करेगा, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। ये जो ईगो हम लोगों के आगे आती है, यही हम लोगों को आगे जुड़ने नहीं देती है। और इसी का कारण है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। जब तक मुट्ठी हमारी बंद नहीं होगी तब तक हम आगे किसी भी कीमत पे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप किसी को मंच को साझा करने दो, नेता को, या मत करने दो, हमारी जो सुनेगा हम उसका साथ देंगे, अदरवाइज हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देंगे। ये मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से डंके की चोट पे कह सकता हूँ। ठीक है संदीप जी, अब मुझे बताइए, इन्होंने सारी बातें की आपके सामने। हालांकि पंजाब के अंदर ब्राह्मण भलाई बोर्ड तो बन गया कहीं ना कहीं किसी रूप में, लेकिन अभी जो मेरे पास एक शिकायत ही कहूँगा, जो भी चेयरपर्सन चुने गए हैं वहां पर, अभी कोई एक केस था, उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा उनकी सहायता करने से मना कर दिया। तो अब मुझे बताइए, ऐसे अध्यक्ष बनने का या बनाने का या ऐसे भलाई बोर्ड का क्या फायदा? और दूसरा, क्या समाज आपसे ये उम्मीद करे? आप पंजाब में हैं, आप अमृतसर में हो, कहते हैं कि पहुंचा पकड़कर कॉलर पकड़ा जाता। अब जितना बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं, अब उसमें और बेहतरी कराई जाए, उसका कार्यकाल बढ़वाया जाए, उसकी बाकी की जिले की यूनिट्स बनवाई जाए, उनमें कुछ लोगों को एडजस्ट कराया जाए, तभी शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर हम दुख में खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन आपके साथ आएगा? देखिए कुलदीप जी, मैंने सारे सदस्यों की बात सुनी, बड़े ध्यान से सुनी। क्वेश्चन ये है कि एक दार्शनिक बात है कि हर समुदाय का एक केंद्रीय, उसकी एक केंद्रीय नीति होती है जी, एक केंद्रीय विचारधारा होती है हर समुदाय की, चाहे क्षत्रियों की ले लें, बनियों की ले लें, आप SC ST की ले लें, OBC की ले लें, उनकी होती है। हमने ब्राह्मण की जो डेफिनेशन जो भूल चुके हैं, पहले तो उसको हमने इस्टेब्लिश करना है। ब्राह्मण की इस्टेब्लिश परिभाषा वो क्या है? ब्राह्मण की परिभाषा है उसका स्पिरिचुअलिज्म, उसका अध्यात्मवाद। जब तक ब्राह्मण अपने अध्यात्मवाद को पहचानेगा नहीं, जिस अध्यात्मवाद को वो भूल चुका है। अब अध्यात्मवाद में आप बहुत कम लोग विश्वास करेंगे भी अध्यात्मवाद तो आज के युग में बकवास चीज हो गई है। जब ब्राह्मण समुदाय में से स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद जो उसकी ग्लू है, फेविकोल है, उसका की पॉइंट है, जितनी देर तक अध्यात्मवाद एस्टेब्लिश नहीं होगा ब्राह्मणों के अंदर, वो अपने अंदर से अध्यात्मवाद उत्पन्न नहीं करेंगे, उनकी मान्यता समाज में नहीं एस्टेब्लिश होगी। आप जो कहते हैं कि 5,000 ग्रुप ब्राह्मणों के बन गए हैं, वो मूड मता है। वो ऐसे है कि वो 4-4 आदमियों के लेके हर कोई प्रधान बनना चाहता है, हर कोई अपना संगठन बनाना चाहता है। वो एक फिजूल की भेड़चाल वाली और बिल्कुल बेमतलब की वो 5,000 समुदाय बन गए। अगर ब्राह्मणों को अपने अस्तित्व का एहसास हो जाए, मैं जो काम, जहां से मैंने काम शुरू करना है, जो आपने मुझे दायित्व दिया है, तो मैं ब्राह्मणों में जो भूला हुआ हमारा आध्यात्मिक तत्व है,
जो हमारा ब्रह्म तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है, उसको मैं कुल मिलाकर आप आध्यात्म को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ अश्विनी जी, क्योंकि केवल 5 मिनट बचे मेरे पास इस मीटिंग है। जी अश्विनी जी बोलिए, फिर मैं आता हूँ विवेक जी आपके पास। अश्विनी जी कुल मिलाकर एक चीज और भी है, आज के इस कार्यक्रम का मैं लिंक किसी को नहीं भेजूंगा। अब उसमें देखना है कि आप इस लिंक को कितना फैलाते हैं, कितना नहीं फैलाते हैं, वो आप जाने। क्योंकि मैंने देखा है दूसरे समाज के अनेकों लोग हैं जो जाते हैं और उनको सिर्फ उनकी जातिवाद के नाम पे वो लोग उनको देख के भी फॉरवर्ड भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन आप पे यहाँ पे कोई 10 सेकंड के लिए टच भी नहीं करता है। इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं कह रहा कि इस पर्टिकुलर चैनल से मैं जुड़ा हूँ। अश्विनी जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो नए नए ग्रुप जो बन रहे हैं आजकल, हम लोग मिलके अगले हफ्ते से सोमवार से कोशिश करेंगे कि कुछ ग्रुप को सबको इकट्ठे करके एक जगह विलय कराएं और सबको विलय करा के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में उनका विलय कराएं, जिससे एक ताकत जितनी जो 10-20 जो जगह जो ताकत इधर उधर हो रखी है, वो ताकत एक जगह जुड़े और एक जगह जुड़ के फिर काम हो। और उसका सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग हम अपने संगठन से करेंगे। हम अपने संगठन को केवल आपके जो आपसे संबंधित चल रहा है उसमें हम लोग उसको वो करेंगे। ठीक है सोनी जी, मैं जरा विवेक जी से जवाब ले लूं, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, उसकी भी आवश्यकता। और अभी अगले महीने अक्टूबर चल रहा है, 2 अक्टूबर है, और नवंबर के अंदर 8 नवंबर 9 नवंबर और 10 नवंबर भाई मतीदास, भाई दयाल दास और भाई सतीदास का बलिदान दिवस है। चर्चा में लाइए, नजर आइए, ताकि लोगों को नई नई चीजें आकर्षित करें। विवेक जी थोड़ा जल्दी, 3.25 मिनट का समय है बस, फिर पीके साहब के पास। कुलदीप जी, बात यह है कि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मदन लाल शर्मा जी की होती थी या ईश्वर शर्मा जी की होती थी, तो ये लोग पार्टी प्रेसिडेंट को एक लेटर इशू करा करते थे कि फला इतने 5 आदमी 6 आदमी या 10 आदमी हमारे समाज से टिकट दी जाए एक रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब वो धीरे धीरे क्या उसकी कमी हो गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो बीजेपी को भी, बीजेपी हाईकमांड को भी लेटर लिखते थे और कांग्रेस हाईकमांड को भी लेटर लिखते थे, जिससे दोनों पार्टियां ही ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व देते थे। तो वो जो एक सिस्टम था, मतलब उस लेटर का इतना तो असर पड़ता था कि कुछ ब्राह्मणों को टिकटें मिलती थी। आज भी वैसी ही चीज मिलाकर उसके बाद विवेक जी वो ब्राह्मण आप ही लोगों को भूल जाता था, और उन ब्राह्मणों ने जीतने के बाद भी आज तक आपके समाज के लिए सदन में जाकर कुछ नहीं किया। विवेक जी सीधी नहीं किया, मैं एग्री उस बात से कि नहीं किया। उसका कारण ये है कि वो कांग्रेस के और बीजेपी के पिछलग्गू बन जाते हैं। तो बस तो वही बात है ना, आप अपनी पहचान क्यों नहीं दिखाते, अपना अस्तित्व क्यों नहीं नजर करवाते। सीधी सी बात ये, पीके सारस्वत साहब अब मुझे सीधा सीधा बताइए, इन्होंने तो कह दिया बीजेपी कांग्रेस को टिकट, दोनों को लेटर लिखा जाया करता था, लेकिन बताइए मान लीजिए कहीं पर पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने आमने सामने ब्राह्मण खड़े कर दिए तो गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए। अब मुझे बताइए आप किसको टिकट, किसको वोट देंगे और किसको नहीं, क्योंकि आपका समाज एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब खोए। आपका समाज तो एक को मानता ही नहीं। पीके सारस्वत साहब। भारद्वाज जी, समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा इसकी कोई नहीं सुनेगा। समाज अपनी नहीं सुन रहा है। मैंने आपको अभी यही तो बात बोली कि जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, हमारा एक मंच नहीं होगा, हमारा एक झंडा नहीं होगा, तब तक हम किसी भी पॉलिटिकल दल पर दबाव नहीं बना सकते। और अगर हम दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे, अपनी विचारधारा भी तो एस्टेब्लिश हो। ब्राह्मण विचारधारा एस्टेब्लिश करने की जरूरत है कि नहीं? ब्राह्मण विचारधारा ही नहीं, जब विचारधारा ही नहीं होगी। आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, यही मैं बात कर रहा हूँ। जब हम एक झंडे के नीचे होंगे तो हमारी एक विचारधारा होगी और एक विचारधारा होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा मुझे किसी भी पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की टिकट की जरूरत नहीं है, हम अपना कैंडिडेट खुद उतार सकते। ये स्वर्ण आर्मी वाले और मध्य प्रदेश में और अभी मुजफ्फरनगर में 1-1 लाख 2-2 लाख ब्राह्मण कैसे इकट्ठे हो गए, इस बात का जवाब दीजिए। हो सकते हैं हम फेल हो, लेकिन स्वर्ण आर्मी वाले ने अभी 2 लाख लोग इकट्ठे कर दिए। आजाद मंच ने 50,000 आदमी इकट्ठे कर दिए। ये नहीं कह सकते कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन हमें मंथन करना होगा कि हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं आ रही जिसके कहने से अंदर कोई कमी नहीं है। आपने जिन मुजफ्फरनगर और बाकी चीजें कही वो राजनीतिक कारणों से
और उसमें ब्राह्मण ने गैर ब्राह्मण भी थे। राजनीतिक खैर चलिए, ये सारी चर्चाएं चलती रहेंगी, क्योंकि मेरे पास आज के लिए समय नहीं बचा देरी से जुड़ने में। यही बात होती है इसके अंदर कि समय बहुत ज्यादा निकल जाता है जितना हम देर करते हैं। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीके सारस्वत जी, विवेक शर्मा जी, अमृतसर से संदीप कुमारिया जी और अश्वनी सारस्वत जी। फिर मौका मिलेगा, फिर चर्चा करेंगे, बारंबार करेंगे, और एक बार नहीं अनेकों बार करेंगे, चाहे चींटी की तरह भी हमें सीखना हो। मैं यही कामना करता हूँ कि हमें फिर दोबारा आप बार बार बुलाइए और हमारे विचारों को और अगली बार स्काइप पर चर्चा करेंगे, उसमें समय की बाध्यता नहीं होती। नमस्कार। ब्रह्म